बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज ईटा 2020 के जो क्लास है उसमें हम जो लास्ट फेज़ है एरोबिक रेस्पिरेशन की उसको डिस्कस करेंगे और बहुत ही इम्पॉर्टेंट इस हवाले से भी कि हम ना यहाँ पे जो पहली 3 फेजेस पढ़ चुके हैं उनका भी ज़िक्र करेंगे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन अगर आप कहेंगे तो इसको आप ETC लिखते हैं, या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी इसी को बोला जाता है, तो ये ETS लिखा जाता है। ठीक है बेटा, इस लिहाज से ये एक बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट है कि जैसा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आपने Z स्कीम पढ़ी थी ना फोटोसिंथेसिस में, कि इलेक्ट्रॉन जंप करके हायर में जाते हैं, फिर इस तरह से वो स्टेप बाय स्टेप जब वो लोअर एनर्जी लेवल पे मूव कर रहे हैं तो वो साथ साथ क्या करेंगे, एनर्जी भी लूज़ करते हैं। फिर उस एनर्जी को यूटिलाइज़ करते हुए हम क्या करते हैं, ATPs बनाएंगे। यहाँ पे भी ना एरोबिक रेस्पिरेशन में भी क्या होगा, उसी तरह से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जब वो कैरियर्स होंगे, और वो जो कैरियर्स हैं जैसे हमने वहाँ पे पढ़ा था कि यानी जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जितने भी कंपोनेंट्स आ रहे थे, फॉर एग्जांपल क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स से या कैरोटीनॉइड्स से, एक्सेसिव पिगमेंट्स, उसके बाद आपने ना प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की बात की है, प्लास्टोक्यूनोन है, प्लास्टोसाइनिन है, साइटोक्रोम्स हैं, फेरिडॉक्सिन हुआ था, FRS की बात की थी। ये सारे के सारे जो थे ना ये बेटा मौजूद थे उसमें जो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है उसके ऊपर। अब ना यहाँ पे हम नेक्स्ट जो करने जा रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, या इसको हम रेस्पिरेटरी चेन भी कहते हैं, जो बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रही है, और उसमें जितने भी कंपोनेंट्स होंगे वो क्या हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में मौजूद होंगे। और एक याद रखिएगा, जैसे मैंने ना वहाँ पे जो फोटोसिंथेसिस की चेन थी उसके कंपोनेंट्स कहे हैं ना थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पे होते हैं, यहाँ पे जितने भी कंपोनेंट्स मैं अभी मेंशन करूँगा ये सारे के सारे जो इनर मेम्ब्रेन होगी वहाँ पे होंगे। जैसे आपने माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ा हुआ था ना कि इनर जो मेम्ब्रेन होती है वो क्या होगी, इस तरह से ये देख लें, ये फोल्डेड जो मेम्ब्रेन है उसके ऊपर क्या ये आपको नज़र आएंगे। एनीवे यहाँ पे मैं उसी तरह से ना ग्राफिकली ही इनको भी शो करूँगा। यानी इस तरफ क्या है कि एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है, और उसमें आप ये देखेंगे कि जो चेन के कंपोनेंट्स हैं, अगर देखें सबसे पहले यहाँ पे मैं एक ये लिख रहा हूँ FMN, ठीक है ना। FMN जो होता है ना फ्लेवन मोनोन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। FMN क्या है, बेसिकली एक फ्लेवन मोनोन्यूक्लियोटाइड है, और उसके बाद नेक्स्ट कंपोनेंट ये FES कर दें, और यहाँ पे सिंपली आप Q भी लिख सकते हैं, या इसको आप कोएंजाइम Q का नाम भी दे सकते हैं। फिर देखें यहाँ पे मैं ऐसे ही ना एक साइड चेन के लिहाज से ये एक मेंशन कर रहा हूँ, ये क्या था FAD, और ये क्या है FES। FE जो S है ना इसको हम आयरन सल्फ़र कम्प्लेक्स कहते हैं। इसको हम क्या नाम देते हैं कि दिस इज़ बेसिकली आयरन सल्फ़र कम्प्लेक्स। अब देखें ये जो ये देखिए मैं उसी तरह से ये कंपोनेंट्स जितने भी मेंशन कर रहा हूँ ना, ये सारे के सारे क्या है, एक चेन की फॉर्म है। इस तरह से क्या है, डाउनवर्ड मूव करेंगे, और इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको ये फर्दर इस तरह से ये कैरी करते हैं। अब कोएंजाइम Q के बाद जब वो साइटोक्रोम, ये मैंने B लिख दिया, साइटोक्रोम B के बाद अगेन क्या होगा FES, यानी जिसको हम क्या है आयरन सल्फ़र कम्प्लेक्स का नाम दे रहे थे, ये होगा। और इसके बाद ये साइटोक्रोम यहाँ पे C1 कर दें,
ये साइटोक्रोम जो है वो क्या है, सी हो जाएगा। और साइटोक्रोम सी के बाद है ना फर्दर 2 आएंगे, साइटोक्रोम ए और A3। ये देखें साइटोक्रोम ए और एंड के ऊपर क्या है, साइटोक्रोम A3। ये बेसिकली क्या है, ये सारे के सारे उस मैंने ना चेन के कंपोनेंट्स लिख दिए हैं जिनको हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कंपोनेंट्स। और ये सारे कंपोनेंट्स मैंने कहा है कि जो इनर मेम्ब्रेन है, जो फोल्डेड मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर क्या होंगे, मौजूद होंगे। अच्छा बेटे, मैं यहाँ पे ना एक और भी इस तरह से ये सर्कल से ये ड्रा कर रहा हूँ। ये जो मैंने सर्कल्स ऐसे बनाए हैं ना, ये बेसिकली आप कह सकते हैं ये इन्हीं के ना कॉम्प्लेक्सेस हैं। यानी फर्दर ना हम ये जितने भी कंपोनेंट्स होंगे इनको ना 4 कॉम्प्लेक्सेस की फॉर्म में क्या करते हैं, अलग कर लेंगे। मिसाल के तौर पे ये देखें, यहाँ पे मैं ये 1 लिख रहा हूँ, ये कॉम्प्लेक्स 1 है। इसी तरह से ये क्या था, कॉम्प्लेक्स ये 2 हो जाएगा, ये 3 है, और ये लास्ट वाला क्या है, 4 कॉम्प्लेक्सेस। अब होता ये है कि जो भी ग्लाइकोलिसिस में हमने एक स्टेप था डिहाइड्रोजनेशन, या उसको आपने ऑक्सीडेशन स्टेप का नाम दिया था कि हाइड्रोजन रिमूव होती है, NADH प्रोड्यूस हो रहा है। फिर इसी तरह से आपने जब एसिटाइल कोएंजाइम A बनाया था पायरूवेट से, उस स्टेप के दौरान भी क्या है, NADH बने थे। फिर आपने क्रेब्स साइकिल में 3 स्टेप्स देखे हैं जहाँ पे क्या होता है, NADH, और एक स्टेप था जहाँ पे क्या था, FADH2 बनता है। यानी ये सारे के सारे डिहाइड्रोजनेशन स्टेप्स से, ऑक्सीडेशन स्टेप्स होते हैं। डिहाइड्रोजनेसिस एंजाइम से वो क्या कर रहे हैं, इन सब कंपोनेंट्स को यानी NADH और FADH2 की फॉर्मेशन करेंगे थ्रू ऑक्सीडेशन ऑफ देयर सबस्ट्रेट्स। एनीवे, यहाँ पे वो जो NADH है, जब वो ब्रेक होगा, ये देखिए मैं इस तरह से ये NADH लिख रहा हूँ, और ये देख लें NAD पॉजिटिव, यानी ये उसके क्या है, यहाँ पे बाकायदा ये एंजाइम होता है। और ये जो ना दोनों जो ना उसके एक तरह के जो FMN और FES है ना, ये उसके ना प्रोस्थेटिक ग्रुप्स आप कह सकते हैं। लेकिन NADH जो है ना, जब NAD पॉजिटिव में चेंज हुआ तो इसका मीनिंग क्या, ऑक्सीडाइज हो गया। लेकिन कैसे हुआ, उसमें से हाइड्रोजन रिमूव हुए, तो NADH डिहाइड्रोजनेस एंजाइम होगा कि NADH डिहाइड्रोजनेस एंजाइम है जो उसको क्या कर रहा है, डिहाइड्रोजनेशन के थ्रू ऑक्सीडाइज कर रहा है। अब वो जो दोनों है ना, इसमें जो H पॉजिटिव होगा और इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स में FMN के पास जाएंगे। वही बातें हैं सारी कि NADH ऑक्सीडाइज हुआ तो ये क्या हो जाएगा, FMN रिड्यूस हो जाएगा। फिर ये नेक्स्ट ना आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स को वो प्रोटॉन आयंस यानी H पॉजिटिव आयंस भी देगा, साथ ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स भी देगा। यानी हर नेक्स्ट में क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन की हेडिंग ओवर होगी तो नेक्स्ट वन जो होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, और जो प्रीवियस होगा वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना, एनर्जी जब लूज़ कर रहे होते हैं, तो बेटे जो ख़ास पॉइंट इसमें याद रखने वाला है वो ये है कि यहाँ पे देखिए मैं ऐसे ना एक एरो के साथ ये लिख रहा हूँ, दिस वन, ये सर्कल भी कर दिया, H पॉजिटिव आयंस। और यहाँ पे ना ये देखिए मैं प्रोटॉन पंप का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कि जो FMN और आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स है ना, ये सिंपली ये इलेक्ट्रॉन कैरियर्स नहीं है, ये क्या बाकायदा प्रोटॉन पंप के तौर पे काम करते हैं। और इसी वजह से क्या होगा कि जो प्रोटॉन आयंस हैं उनको ये पंप कर, और भाई पंपिंग जो होती है वो क्या है, लोअर से हायर की तरफ होती है। अब ज़रा एक गौर कीजिएगा कि जो हमने ना जैसे क्रेब्स साइकिल में बनाए थे NADH, वो कहाँ पे बने थे, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। अब वो जैसा ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ये NAD पॉजिटिव प्लस क्या है H पॉजिटिव, ये कहाँ पे बने, मैट्रिक्स में। अब ये H पॉजिटिव आयंस होंगे ना, इस मैट्रिक्स से किधर जा रहे हैं, इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस के अंदर।
और ये बात करते हैं, देखें जो आउटर है ना, ये इंटर मेम्ब्रेनर स्पेस जो आपको नज़र आ रही है, इसको आउटर चैम्बर भी कहा जाता है। और जहाँ पे ये इनर मैट्रिक्स है उसको इनर चैम्बर भी लिखते होते हैं। तो ये पॉइंट भी जहन में रखना है आपने कि एक आउटर चैम्बर होता है और एक क्या होगा, इनर चैम्बर। अब देखें ये जो आउटर चैम्बर है जिसमें मैंने ये डॉट्स डाले हैं H पॉजिटिव आयंस को जो शो कर रहे हैं, इनकी हायर कंसंट्रेशन होगी, लेकिन जैसे जैसे NADH ऑक्सीडाइज होता जाएगा H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस हो रहे होते हैं और वो क्या होंगे, बाकायदा यहाँ पे ना ये प्रोटॉन पंप्स जो थे ना ये मौजूद होंगे इस इनर मेम्ब्रेन में, जो इनर साइड से क्या करेंगे, इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस में उनको पंप करेंगे। अब मतलब ये है कि वो जो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी रिलीज़ हो रही थी ना, दैट इज़ आल्सो यूटिलाइज्ड, बट हाउ इट इज़ यूटिलाइज्ड कि इट इज़ यूटिलाइज्ड इन पंपिंग H पॉजिटिव आयन फ्रॉम मैट्रिक्स टू इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस। अब बेटा ये बात ऐसे आपने याद रखनी है, जैसे देखें आप घर में ना इलेक्ट्रिक मोटर ऑन करते हैं, वो जो पंप है वो वाटर को ऊपर टैंक में लेके जा रहा है, यानी ग्राउंड से क्या है जो रूफ़ के ऊपर वाटर टैंक था उसमें गया। बज़ाहिर तो आप क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होती है ना, इलेक्ट्रिसिटी वो यूज़ हो रही है, लेकिन वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर एज अ साइंस स्टूडेंट आप देखते हैं तो आप कहते हैं वो कंज्यूम नहीं हुई, बल्कि वो जो थे ना वाटर के अंदर पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में मौजूद है। तो भाई उस पानी की टैंकी के अंदर जितना ज़्यादा पानी होगा तो इसका मीनिंग क्या है, वो पानी जो है वो एक तरह की क्या थी, वो पोटेंशियल एनर्जी को ज़ाहिर कर रहा है, यानी वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपने यूज़ की है वो आपको जो वाटर की एक अमाउंट या क्वांटिटी नज़र आ रही है उसकी सूरत में वहाँ पे मौजूद है। सेम हेयर है यहाँ पे, ये देखें जो H पॉजिटिव आयंस आपको इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस में नज़र आ रहे हैं ना, वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को यूज़ करके आपने पंप किए थे। तो बेटा ये H पॉजिटिव आयंस कंसंट्रेशन नहीं है, जैसा मैंने कहा ना पानी की टैंकी में जो पानी आपको नज़र आ रहा है वो सिंपल वाटर नहीं है, बल्कि वो जो वाटर है वो क्या कर रहा है, दैट इज़ शोइंग अ स्टोर्ड एनर्जी, यानी उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी मौजूद है। सेम यहाँ पे जो H पॉजिटिव आयंस हैं दे आर शोइंग अ स्टोर्ड एनर्जी। अच्छा अब क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स फिर यहाँ से देखें उसी तरह से मूव करके कोएंजाइम Q के पास आएंगे, और एक यहाँ पे मैं नाम लिख रहा हूँ UBQ-नॉन का, यानी ये Q जो है ना ये कोएंजाइम होता है, ये कोएंजाइम Q भी इसको कहते हैं, या इसको आप क्या UBQ-नॉन का नाम भी देंगे। तो बेटा ये जहन में रखने बात का, तो ये आ भी जाता है MCQs के अंदर। तो ये Q क्या है, कोएंजाइम है, और इसका सेकंड नेम क्या है, UBQ-नॉन, और ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन कैरियर के तौर पे काम करेगा। अब बेटा ये इलेक्ट्रॉन उसी तरह से क्या है लेने के बाद फर्दर ना आगे साइटोक्रोम B की तरफ भेज देगा। दूसरी तरफ देखें यहाँ पे मैं इस तरह से कर रहा हूँ कि ये जो FAD, जैसे वहाँ पे NADH डिहाइड्रोजिनेज था ना, यहाँ पे FAD डिहाइड्रोजिनेज होगा, और वो क्या करेगा कि जो FADH2 होता है ना आपके पास, उसको उसी तरह से FAD पॉजिटिव में कन्वर्ट करेगा, और इसी तरह से H पॉजिटिव बनेंगे, और साथ ही क्या होंगे ये इलेक्ट्रॉन्स भी। ये कॉम्प्लेक्स 2 था हमारे पास, ये कौन सा है, दिस इज़ बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर 2, और ये जो कॉम्प्लेक्स 2 है ना ये क्या कर रहा है, देखें इलेक्ट्रॉन और H पॉजिटिव आयन कहाँ से ले रहा है, FADH2 की ऑक्सीडेशन से। लेकिन बेटे एक बात याद रखें, वो अगर आपने ना लास्ट पे जो क्रेब्स साइकिल पढ़ा था उसमें हमने एक स्टेप के ऊपर FADH2 की फॉर्मेशन, बाकी जो 3 स्टेप्स है वहाँ पे NADH बनाया था। तो भाई इस एक स्टेप पे आपने FADH2 क्यों बना लिया, उसका एक रीज़न है, वो ये है कि देखें जब NADH हम बनाते हैं ना, सिर्फ ये नहीं होता है कि आपके पास हाइड्रोजन अवेलेबल हुए तो आपने बना लिया, नो डाउट हाइड्रोजन अवेलेबल हैं, लेकिन उस स्टेप के दौरान क्या हो गया, एनर्जी भी रिलीज़ होगी। उसकी एक वजह होती है कि जो NADH बनता है ना वो एक एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है। वो क्या है, एक एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है, उसके पास ऑक्सीडाइजिंग पावर
रिड्यूसिंग पावर होती है। NADH के पास क्या होगी, एनर्जी है वो रिड्यूसिंग पावर, वो ना सिर्फ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन है बल्कि क्या होगा, सोर्स ऑफ एनर्जी भी होगा, एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में। अब ना इसी तरह से FADH2 भी सोर्स ऑफ हाइड्रोजन भी है, सोर्स ऑफ एनर्जी भी है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, जब आप FAD से FADH2 बनाते हैं वो कैसे बनेगा कि भाई जब एनर्जी अवेलेबल होगी। क्वेश्चन ये था कि वाई FADH2 इज़ प्रोड्यूस, NADH इज़ नॉट प्रोड्यूस। उसके बेटे एक रीज़न ये है कि देखें NADH जो होता है ना उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, FADH जो होता है उसकी एनर्जी कम होगी। अब इसका मीनिंग क्या है, जिस स्टेप में हम FADH2 बना रहे हैं ना उसमें क्या है, एनर्जी कम रिलीज़ हुई थी एंड दैट एनर्जी वाज नॉट इनफ टू सिंथेसाइज NADH। तो हमने फिर क्या किया, NADH पॉसिबल नहीं है लेकिन हमने FADH बना लिया। और ये जो डायग्राम है उसमें आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे ये देखें ना NADH के एनर्जी का लेवल और FADH के एनर्जी का लेवल। अभी मैं इसको प्रूव भी करता हूँ कि वो फर्दर जो है ना उसका डिफरेंस ATP की फॉर्मेशन में कहाँ पे आएगा। अब देखें जो FADH है ज़ाहिर उसके इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम थी, जब कम है तो FMN जो है वो हायर लेवल पे है, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, FMN को हैंड ओवर नहीं कर सकता। तो ये FADH2 क्या करेगा, rather than giving its electron to FMN it will donate its electron to coenzyme Q। अब देखें एक स्टेप जब उसमें स्किप हो गया है, अब ना जैसा यहाँ से ये कोएंजाइम Q को इलेक्ट्रॉन देगा, बाकी वही पाथ होगा कि ये उसी तरह से इस चेन के थ्रू इलेक्ट्रॉन FADH वाले भी क्या करेंगे, वो डाउन हिल मूवमेंट शो करते हैं। अब इसमें जो ख़ास तौर पे जो साइटोक्रोम B से FES जाएगा और उसके बाद साइटोक्रोम C1 की तरफ जाते हुए क्या है, ये देखें H पॉजिटिव में यहाँ पे लिख रहा हूँ और साथ में ना अगेन प्रोटॉन पंप, ठीक हो गया कि यहाँ पे दोबारा से क्या वही इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को यूज़ करते हुए किया जा रहा होता है प्रोटॉन की पंपिंग। और ये तीसरा भी लिख देता हूँ H पॉजिटिव और यहाँ पे मैंने बेटा ये प्रोटॉन पंप लिख दिया। तो अब देखें इसका मीनिंग क्या हुआ, जो प्रोटॉन्स की पंपिंग हो रही है वो 3 कॉम्प्लेक्सेस के थ्रू हो रही है, 1, 3 और 4। यानी क्या होगा, जब FMN से FAS की तरफ इलेक्ट्रॉन आएंगे तो तब भी क्या होंगे, जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है उसको यूटिलाइज़ करते हुए प्रोटॉन पंप प्रोटॉन आयंस को इंटरमेम्ब्रेनर स्पेस में या आउटर चैम्बर में भेजेगा। FES से जब साइटोक्रोम C1 को इलेक्ट्रॉन मिलते हैं उस दौरान भी प्रोटॉन की पंपिंग, और A से A3 यानी साइटोक्रोम A से A3 के पास जब इलेक्ट्रॉन जाते हैं अगेन क्या H पॉजिटिव की पंपिंग होगी। अब बेटा ये जो पंपिंग हो रही है, मैं साथ ही अब केमियोस्मोसिस को भी जो वो क्लियर कर देता हूँ। ये देखें मैं एक सिंपल सा इसमें शो कर देता हूँ, जो ये नॉब लाइक स्ट्रक्चर आपने बनाए थे ना, ये वो नॉब लाइक स्ट्रक्चर कौन से हैं, ATP सिंथेज एंजाइम जिसको आप कहते हैं, ATP सिंथेज एंजाइम। ये देखें ज़रा से मैं ये सिंपल से एक फिगर करके ऐसे बना देता हूँ। फ़र्ज़ कर लें कि ये वो कम्प्लेक्स है और उसमें ये मैंने साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3 लिख दिया। अब देखें जब इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम A से A3 की तरफ जा रहे थे तो ये क्या H पॉजिटिव आयंस हैं, दे आर पम्प्ड इनटू द इंटरमेम्ब्रेनर स्पेस। अब देखें ये वापस नहीं आ सकते इस मैट्रिक्स में, सिर्फ आएंगे तो कहाँ से आएंगे कि यहाँ पे ये देखें जैसे हमने वो फोटोसिंथेसिस में भी ये बनाया था ना ATP सिंथेज एंजाइम, उसके मैंने ना कहा था कि बेसिकली ना 2 मेन पार्ट्स होते हैं, एक बेस वाला ये होगा F0 और ये F1। ये देखें ये वही वाले F1 हैं। तो H पॉजिटिव आयंस आप क्या करते हैं, इस ATP सिंथेज के थ्रू वापस किधर मूव करेंगे, शाबाश, मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। और जब ये मूव करते हैं तो एनर्जी रिलीज होगी, तो ये एंजाइम क्या करेगा, ADP को क्या है ATP में कन्वर्ट कर देगा। और इस प्रोसेस को आपने क्या नाम दिया था,
ऑस्मोसिस। क्या क्या दिया था? केमी ऑस्मोसिस। अब ज़रा बातें समझने वाली हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। देखें जिस वक्त ना ये H पॉजिटिव आयंस इनवर्ड मूव कर रहे हैं तो वो कहाँ से कर रहे हैं? जो ATP सिंथेज एंजाइम है, ये कौन सा? दिस इज़ ATP सिंथेज एंजाइम, जो कि क्या कहाँ पे होता है? शाबाश, इसी इनर जो मेम्ब्रेन थी उसमें होगा। और जो ऑलमोस्ट होती है ना, यहाँ पे देख लें जो मेम्ब्रेन के जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कैरियर्स हैं उनके साथ अवेलेबल होगा। अब बेटा देखें यहाँ पे ज़रा हम ATPs को काउंट करने जा रहे हैं कि जब NADH से इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कॉम्प्लेक्स 1 के थ्रू मूव करेंगे तो H पॉजिटिव जो है वो पंप आउट किए जा रहे हैं। तो इसका मीनिंग क्या है? जब यही H पॉजिटिव इनवर्ड मूव करेंगे तो एक ATP आपको मिल गया। यही इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हुए कॉम्प्लेक्स 3 में से गुजरते हैं, अगेन प्रोटॉन पंपिंग होगी। इसका मीनिंग क्या है? जब यही प्रोटॉन आयंस वापस आएंगे दूसरा ATP बनेगा। यहाँ पे देखें वही इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करते हुए जो कॉम्प्लेक्स नंबर 4 है उसमें आते हैं, फिर प्रोटॉन आयंस होते हैं, दे विल पम्प आउट। जब वो वापस आएंगे एक और ATP बन सकता है। तो मतलब ये है कि जो NADH से आपने इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ किया था, उन इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू आप जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है कितने ATPs बना सकते हैं? 3। ये देखें ना, ये 3 वो स्टेप्स थे जहाँ पे H पॉजिटिव की पंपिंग हो रही है और वही H पॉजिटिव वापस आते हैं तो ATP बनता है। तो एक NADH का मॉलिक्यूल कितने ATPs बना रहा है? 3। मेरी बात समझ आ जानी चाहिए। ये सारी MCQs की बातें हैं कि एक NADH के मॉलिक्यूल से क्या होगा, कितने ATPs बनेंगे? 3। अब देखें FADH के जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स वो FMN के पास नहीं गए, वो डायरेक्ट Q के पास आए हैं। जब कोएंजाइम Q के पास आए तो इसका मतलब क्या था? ये प्रोटॉन पंप वाला जो कॉम्प्लेक्स है वो स्किप हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ है? ये वाली जो थे ना पंपिंग की वजह से जो ATP बनती थी केमी ऑस्मोसिस में वो नहीं हुई। तो क्या होगा? जो FAD के इलेक्ट्रॉन्स हैं Q से जब ये कॉम्प्लेक्स 3 में से गुजरे होंगे यहाँ पे पंपिंग होगी, जब वापस आएंगे एक ATP और यहाँ पे दोबारा पंपिंग होगी तो दूसरा ATP। तो मीनिंग ये हुआ कि जो FADH है उस जब वो ऑक्सीडाइज करेंगे और उसमें से हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डाउन हिल मूवमेंट शो करते हैं, तो हर एक से कितने ATPs हमें मिलेंगे? जस्ट 2 ATPs। सबसे क्या होगा? जहाँ से हमें 2 ATPs FADH से मिलेंगे। हाँ, जब NADH ऑक्सीडाइज होता है तो उसका इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू मूव करते हैं तो हर एक से क्या है, यानी पर NADH विल गिव यू 3 ATPs। और मेरे ख्याल में वो जो बात मैं अभी कर रहा था ना कि क्रेब्स साइकिल में एक स्टेप में आपने FADH क्यों बनाया, वो आई थिंक ये बात अभी क्लियर हो गई होगी कि जो उस स्टेप में एनर्जी रिलीज़ हुई थी वो क्या थी? कम थी। बाकी जितने स्टेप्स थे उनमें NADH इसलिए बना कि वो जो एनर्जी रिलीज़ हुई है दैट इज़ एनफ टू सिंथेसाइज NADH। एनीवे, ये तो बातें हो गई थोड़ी सी ATPs के हवाले से। अब ना एक बात याद रखनी है कि यहाँ पे जैसे मैंने शुरू में कहा कि एक कंपोनेंट जो होगा ना पहले वो खुद इलेक्ट्रॉन लेके रिड्यूस होगा, फिर वो आगे ना दूसरे को जब इलेक्ट्रॉन देगा तो उसको क्या करेगा? ऑक्सीडाइज। तो ये इस तरह से ना एक आप कह सकते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो प्रोसेस है उनकी चेन चल रही होती है। MCQs हैं वो जो बनते हैं ना यहाँ पे वो बहुत सारे हैं। वो इस तरह से है, मैं यहाँ पे कहता हूँ कि साइटोक्रोम C1 इज़ रिड्यूस्ड बाय, अभी देखें ये जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है C1 कहाँ से ले रहा है? साइटोक्रोम B से ले रहा है, ठीक है। या साइटोक्रोम विल ऑक्सीडाइज, साइटोक्रोम C विल ऑक्सीडाइज, ये किसको ऑक्सीडाइज करेगा? MCQ में आ सकता है, वो पता होना चाहिए C1 को करेगा, यानी उससे इलेक्ट्रॉन लेगा तो C1 जो होगा वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और C जो है वो क्या? रिड्यूस। अब ना अगर ये हम कहेंगे साइटोक्रोम C विल रिड्यूस, अब भाई C अपने इलेक्ट्रॉन्स किसको दे रहा है? A को दे रहा है, इसका मीनिंग क्या है? इट विल रिड्यूस साइटोक्रोम A, ठीक है ना। या फिर आप ये कह सकते हैं द
फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कंपोनेंट विच इज़ बीइंग रिड्यूस, वो भाई वो कौन सा होता है? ये FMN है कि जब NADH ऑक्सीडाइज होगा तो सबसे पहले वो इलेक्ट्रॉन लेगा, और सबसे आखिरी कौन सा होगा? साइटोक्रोम A3। ये देखें, ऐसे भी आपने इनको MCQs के लिहाज से याद रखना है। बाकी ना इसमें ये जो मैंने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सिस्टम ऐसे शो कर दिया कि ये ऐसा नहीं है कि एक ही है, ये बहुत सारे उसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो इस तरह से सिस्टम्स होंगे, बहुत सारे ये ना ATP सिंथेसिस एंजाइम्स होते हैं जो इनर मेम्ब्रेन पे मौजूद होंगे। तो इस तरह से क्या है, ये फास्फोराइलेशन हो रही होती है, और ये वाली जो फास्फोराइलेशन होती है ना, उसको हम नाम देते हैं क्या जी? ये ATP बना ना, इसको बेटे ये मैं नाम लिख रहा हूँ ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। क्यों? कि ये जो ऑक्सीडेशन की एनर्जी जो होती है ना, इसमें यूज़ हो रही है, जबकि वहाँ पे हमने क्या देखा था, लाइट एनर्जी को यूटिलाइज करते हुए हमने ATPs बनाए थे, दैट वाज सिंपली फोटो फास्फोराइलेशन। अब देखें इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, जब यहाँ पे एंड के ऊपर A3 से फर्दर मूव करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, और इधर से देखें ये वाले H पॉजिटिव आयंस भी थे, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल ये 2H पॉजिटिव कर देता हूँ मैं, यहाँ पे प्लस ना ये हाफ O2 करता हूँ। ये बेटा कंबाइन करने के बाद ये देखें H2O मैंने लिख दिया। अब ना यहाँ पे ना ये एक MCQ बनता है, और बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। वो ये समझते हैं कि इस चेन के एंड के ऊपर जो H पॉजिटिव आयंस अवेलेबल होंगे, ये देख लेना, ये जिस H पॉजिटिव आयंस इनवर्ड आ रहे हैं, उधर से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स भी आएंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन्स क्या है, H पॉजिटिव आयंस एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, H पॉजिटिव आयंस इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बल्कि क्या होगा, वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑक्सीजन जो है उस एक्सेप्ट करेगा, यानी हाफ O2 जो यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं ना, तो ऑक्सीजन क्या उन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने के बाद ऑक्साइड आयंस के अंदर कन्वर्ट होता है। यानी ये ख़ास बात एक याद रखनी है कि फौरी तौर पे ना वो लोग यही समझते हैं कि H पॉजिटिव था तो वो क्या है, इलेक्ट्रॉन लेके वो रिड्यूस हो जाएगा हाइड्रोजन के अंदर, बाद में हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलके क्या करेगी, वाटर बना। ऐसा नहीं है, बल्कि H पॉजिटिव जो होते हैं ना, वो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट नहीं करते। कौन करेगा? जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है वो करेगी, और जैसा वो करेगी ऑक्सीजन, तो ऑक्साइड आयंस बनेंगे जो हाइड्रोजन के साथ मिलने के बाद क्या है, वाटर बना देंगे। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इन्होंने ऑक्सीजन जो है उसको आप कह सकते हैं रिड्यूस किया है फाइनली किसके अंदर, ये वाटर के अंदर। आई थिंक यहाँ तक ये बातें क्लियर हो गई होंगी कि ये जो था A3 से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑक्सीजन नहीं है, तो और एंड के ऊपर क्या है, ये वाटर बना। अच्छा बेटा, अब ना यहाँ पे ये जितने मैंने पॉइंट्स बोले हैं इनको ना एक तो आपने इसी तरह से ये ड्रॉ भी करना है, याद भी रखना है, और एक बात अहम वो ये भी है, ये जो मैंने कम्प्लेक्सेस बता दी हैं ना, आपने कम्प्लेक्सेस भी याद रखने। MCQ बन सकता है, कम्प्लेक्स 1 कंटेन्स या इंक्लूड्स द कंपोनेंट्स, उसमें कौन कौन से आ रहे हैं, कम्प्लेक्स 3 कंसिस्ट ऑफ द कंपोनेंट्स, पता होना चाहिए 3 में कौन से। अच्छा यहाँ पे ना देखें जो साइटोक्रोम मैंने C लिखा है उसके गिर्द मैंने सर्कल ये ग्रीन वाला नहीं डाला, इसका मीनिंग क्या है, वो इनमें से किसी कम्प्लेक्स का पार्ट नहीं है। तो अब ये जो कम्प्लेक्सेस का पार्ट नहीं है ना, तो इसका MCQ भी आ सकता है कि विच साइटोक्रोम इज़ नॉट द पार्ट ऑफ ऑल द 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कम्प्लेक्सेस, तो वो साइटोक्रोम C बनता है। और आखिरी बात सुन लें, जो साइटोक्रोम C है ना, ये एक MCQ यूँ भी बन सकता है कि इट लाइज बिटवीन, तो वो कौन सा है, कम्प्लेक्स नंबर 3 और 4, यानी जो कम्प्लेक्स 3 है उससे इलेक्ट्रॉन लेगा एंड विल हैंड इट ओवर टू कम्प्लेक्स 4। तो आई थिंक ये सारी बातें यहाँ तक समझ आ गई होंगी। ये सारी की सारी क्या थे, एरोबिक फेज़ की जो थी वो क्या है,
ये हमने चेन बना दी जिसको क्या कहा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अभी इन्हीं के साथ मैंने ना एक और टॉपिक भी आपका जब वो कवर कर दिया है, और वो टॉपिक क्या है, केमी-ऑस्मोसिस। केमी-ऑस्मोसिस बेसिकली क्या है कि ये एटीपी फॉर्मेशन के लिए एक मैकेनिज़्म है। यानी हम देखें ना, जो भी एनर्जी हमें अवेलेबल होती है उस एनर्जी से हम क्या करते हैं, एटीपीस बना रहे होते हैं। अब वो जो एटीपीस बनते हैं ना, दो बेसिकली ना प्रोसीजर्स हैं या दो हमारे पास स्टेप्स होंगे जिनके थ्रू हम बना सकते हैं। अब ना पहला जो मैकेनिज़्म है जिसके थ्रू आप बनाते हैं ना एटीपी, वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। क्या होती है, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन होती है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, एटीपीस बनाते हैं। अब मैं इसमें एक आसान से एग्जांपल देता हूँ। देखो, जैसे ग्लाइकोलिसिस का एक आपने लास्ट स्टेप पढ़ा था कि फास्फोइनोल पायरुवेट जो होता है ना, वो किस में कन्वर्ट होता है, शाबाश, पायरुवेट के अंदर। उस दौरान क्या थे, एटीपीस बने थे, वो क्या थे, सबस्ट्रेट लेवल। या 1,3-बाइस-फास्फोग्लिसरेट थे, वो कन्वर्ट हुआ था किस में, 3-फास्फोग्लिसरेट के अंदर। तो 1,3-बिस-फास्फोग्लिसरेट अगर 3-फास्फोग्लिसरेट पे कन्वर्ट हो रहा था, एटीपी वहाँ पे बने थे, वो क्या थे, सबस्ट्रेट लेवल वाले हैं। इसी तरह से ना आपने एक स्टेप जो था वो वहाँ पे भी देखा है, क्रेब्स साइकिल, जहाँ पे आपने क्या था, एक एटीपी बनाया। तो कहने का मतलब ये है कि जो एटीपीस ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को छोड़ के ना आपको जो जो मिले थे वो दो ग्लाइकोलिसिस में मिले थे, 2 स्टेप्स में, और एक स्टेप था क्रेब्स साइकिल। और वो कौन से थे, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। लेकिन मैं अभी ये पूरा एक एनर्जी बजट बना के आपको ये समझा देता हूँ, और बहुत सारे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो MCQs के लिहाज से ये आपने याद रखने। लेकिन मैं एक ओवरऑल एक आपको बता रहा हूँ फ़िलहाल। अभी हम इनको बाद में डिस्कस करते हैं, इसको प्रूव भी करेंगे कि इसके थ्रू ना हम जो बनाएंगे वो कितने हैं जी, शाबाश, एक ग्लूकोज से जो सबस्ट्रेट लेवल वाले बनते हैं एटीपीस, वो 4 होंगे। वो कितने होंगे, 4। अब देखें, जो केमी-ऑस्मोसिस है ना, ये दूसरा मैकेनिज़्म है, किसके लिए जी, एटीपी सिंथेसिस के लिए। लेकिन बिल्कुल आसान सा है। चाहे आप फोटोसिंथेसिस में वो केमी-ऑस्मोसिस कह रहे थे, तो उसमें भी क्या थे, H पॉजिटिव आयन की पंपिंग हो रही थी, यहाँ पे पंपिंग हो रही है। फ़र्क दोनों में क्या है, इसके अंदर जो H पॉजिटिव आयन्स हैं वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से किधर जा रहे होते हैं, इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस के अंदर, ये याद रखना। जबकि क्लोरोप्लास्ट में क्या होते हैं, वो स्ट्रोमा से किधर जा रहे होते हैं, इनटू द ल्यूमन ऑफ थाइलाकॉइड, यानी जो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है उसके अंदर जाएंगे, थाइलाकॉइड स्पेस में जाते हैं। ये क्लियर हो गया। यानी देखें, प्रोटॉन की पंपिंग हो रही है H पॉजिटिव आयन की, माइटोकॉन्ड्रिया में वो पंपिंग किधर हो रही थी, इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस में, किधर से, मैट्रिक्स से। जबकि क्लोरोप्लास्ट में क्या होगा, स्ट्रोमा से वो किधर जा रहे होंगे, ल्यूमन ऑफ थाइलाकॉइड के अंदर। अब ना जैसा वो वापस मूव करते हैं, तो ज़ाहिर है वापस जहाँ पे क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया में मूव करेंगे, मैट्रिक्स के अंदर, लेकिन किसके थ्रू करेंगे, इस सिंथेस एंजाइम में। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये जो F1 होगा ना सिंथेस एंजाइम का, वो किस तरफ उसकी डायरेक्शन होती है, मैट्रिक्स की तरफ, और उधर किस तरफ इसकी डायरेक्शन होगी, स्ट्रोमा की तरफ। यानी इसके थ्रू जो है वो H पॉजिटिव आयन्स हैं वो मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में मूव करेंगे, एटीपीस बनते हैं। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होगा, वही H पॉजिटिव आयन्स क्या होंगे, वो ल्यूमन ऑफ थाइलाकॉइड से स्ट्रोमा में जाएंगे। ये फ़र्क आपने याद रखना है। बाकी जब मैकेनिज़्म है सेम है कि जब H पॉजिटिव आयन्स मूव करते हैं, एनर्जी लूज़ होगी, और उस एनर्जी से ये सिंथेस एंजाइम क्या करेगा, ADP से ATP बना देता है। लेकिन मैंने अभी जो बात करनी है वो मैं पहले ही आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि एक NADH से 3 स्टेप्स के ऊपर पंपिंग हो रही है, तो आप कितने ATPs बनाएंगे, 3। और FADH से जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं
उनके रास्ते में 2 पॉइंट्स हैं, 2 कम्प्लेक्सेस हैं जिनके थ्रू पंपिंग हो रही है। तो इसका मीनिंग क्या है, एक FADH2 से आप कितने बनाएंगे ATPs? 2। आई थिंक यहाँ तक ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। अब ना हम आते हैं एनर्जी बजट की तरफ। एनर्जी बजट ऑफ रेस्पिरेशन। अच्छा बेटे देखें, अगर हम रेस्पिरेशन के लिहाज से ना एनएरोबिक को लेते हैं, ये भी पूछा जा सकता है, और दूसरी तरफ क्या है, एरोबिक को। देखो मैं ऐसे कर रहा हूँ, यहाँ पे जो एरोबिक के जो फेजेस है ना, पहले ये लिख रहा हूँ ग्लाइकोलिसिस, फिर दूसरी लिख रहा हूँ ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट, तीसरी क्या थी जी, क्रेब्स साइकिल, और चौथी क्या है यहाँ पे, ETC। ठीक है। अब देखिए इसमें ना मैं यहाँ पे ये 2 कॉलम्स बना देता हूँ, और वो 2 कॉलम्स मैं इसलिए बना रहा हूँ, ये देखें साथ साथ ना यहाँ पे इस तरह से हर एक की ना ये रोज़ भी मैंने बना दी। वो ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल सबस्ट्रेट लेवल के थ्रू कितनी होंगी, और जो आखिर में ETC है ना उसके थ्रू कितने आपको ATPs मिलेंगे। सबसे पहली बात बेटा, जब आपने ग्लाइकोलिसिस पढ़ा था, ग्लाइकोलिसिस में क्या है, ग्लूकोज से आपने 2 मॉलिक्यूल्स बनाए थे, किसके, पायरुवेट के, और उसमें साथ आपने ये कहा था कि ये देखें कि 2NAD से क्या है, 2NADH हम बनाते हैं, और 2ADP से क्या था, 2ATPs बनते हैं। और ये वो वाले ATPs से जो ग्लाइकोलिसिस में बने हैं, 2ATPs ये कौन से थे, जो सबस्ट्रेट लेवल वाले होते हैं। अब ज़ाहिर है हमने ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को देखना है, तो उसमें तो आपने क्या है, NADH यूज़ करने हैं। वो कितने होंगे आपके पास ग्लाइकोलिसिस में, वो ये 2 थे। लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन को मैं पहले ये साथ यहीं पे कंप्लीट भी कर देता हूँ। जो 2 पायरुवेट थे ना, ये क्या होंगे, अल्कोहल या लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होते हैं। लेकिन मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, बाकी डिटेल हम पहले पढ़ चुके हैं। उसमें क्या होगा कि ये जो दोनों NADH आपने बनाए थे, वो अगेन क्या हो जाएंगे, 2NAD पॉजिटिव में चेंज हो जाएंगे। इसका मतलब क्या होगा कि जो एनारोबिक रेस्पिरेशन थी, उसमें जो आपको ATPs मिले हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ कौन से हैं जी, हाँ जी, यानी जो नेट गेन होगा ATPs का, वो क्या होंगे, 2 ATPs। उसकी वजह क्या है, हालांकि NADH भी बना था, तो वो NADH जो होता है ना, जो पायरुविक एसिड बनता है, उसको रिड्यूस करने में, चाहे वो अल्कोहल में रिड्यूस हो रहा है या लैक्टिक एसिड के अंदर, तो उसमें यूज़ हो जाते हैं। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, दिस NADH ऑफ ग्लाइकोलिसिस विल नॉट बी अवेलेबल फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, क्यों, वहीं पे यूटिलाइज हो गए। तो उसमें आपने कहा था कि जो प्रेपरेटरी फेज़ है उसमें हमने 2 यूज़ किए थे, पे ऑफ फेज़ में 4 बने थे ATPs, तो नेट गेन जो हमारे पास क्या था, 2 ATPs। लेकिन ये दोनों ATPs जो हमें मिल रहे हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन के दौरान, तो ये कौन से थे, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन वाले ATPs होते हैं। ये बात क्लियर होगी। फिर इसी तरह से बेटे देखें,
जब आपने ना 2 मॉलिक्यूल्स जो थे पायरुविक एसिड के ऑक्सीडाइज किए थे तो 2NADH दोबारा आपने बना लिए थे। फिर एक एसिटाइल कोएंजाइम ए को जब क्रेब्स साइकिल में आपने ब्रेक किया था, या देखिएगा अगर नहीं ज़हन में दोबारा देखिएगा उस साइकिल को, 3 डिफरेंट स्टेप्स पे आपने क्या किए थे, NADH बनाए थे। लेकिन देखें मैं ग्लूकोज से शुरू करता हूँ ना, 2 मॉलिक्यूल्स बने थे पायरुविक एसिड के, तो 2 NADH, दोनों को मैंने ऑक्सीडाइज किया, एक NADH मिला, तो टोटल कितने हो गए ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट में, 2 NADH। फिर दोनों एसिटाइल को जब करूँगा तो 3 मुझे NADH मिलेंगे, टोटल कितने हो गए यहाँ पे 6 NADH। लेकिन एक स्टेप पे FADH2 भी बनाया था, तो दोनों एसिटाइल को एंजाइम ए से क्या होगा, मुझे 2 FADH2 भी मिलेंगे। अब देखें ये वाले जो थे ना, ज़रा अब यहीं से इसको लेके चलते हैं। अभी मैंने क्या बोला था, जो FADH2 या NADH2 से कोई सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन नहीं होती, इस NADH से भी नहीं होगी, तो ये हमें कोई नहीं मिले। अब देखें जो FADH2 है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू ये जो हमें ATPs देगा ना, अभी कहा था 2 ATPs बनते हैं, तो 2 मॉलिक्यूल्स थे, तो ये कितने हो गए 4 ATPs। NADH से आपने क्या कहा है, 3 मिलते हैं एक मॉलिक्यूल से, ये कितने हैं 6 हैं, तो टोटल कितने हो गए 18 ATPs। NADH से अगर 3 मिलते हैं तो पायरुवेट की ऑक्सीडेशन में 2 NADH से, तो इनसे कितने आपको मिल गए 6 ATPs। अच्छा बेटा अब ये बात एक और पॉइंट हम यहाँ पे ना उसको सामने रख के भी करेंगे। ये वाले जो थे ना तीनों फेजेस, ये कहाँ पे हो रही हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में। ये कहाँ पे हो रही हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और ये कहाँ पे हुई थी, साइटोप्लाज्म में। एक बात याद रखना, ये बड़ा आसान है कि NADH जो बने ना ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट से या फिर वो डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इस्तेमाल हो जाएंगे। लेकिन ये जो आपने बना लिए थे ग्लाइकोलिसिस में एरोबिक, एनारोबिक के तो उधर ही यूज़ हो गए ना, वो तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएंगे ही नहीं। लेकिन एरोबिक वाले जो बने थे NADH, वो अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चल रही है, एरोबिक रेस्पिरेशन है, तो ये उसमें यूटिलाइज होने हैं। अब याद रखें जो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन होती है उसमें से डायरेक्टली ये पास ऑन नहीं हो सकते, तो फिर क्या होंगे, ये NADH जिस वक्त ऑक्सीडाइज होगा तो इसके जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स है ना, एक कम्प्लेक्स पाथवे होता है, उसके थ्रू क्या है ये चले जाएंगे किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में। लेकिन बात फिर याद रखें, दोबारा सुन लें कि जो NADH हमने ग्लाइकोलिसिस में बनाया था वो डायरेक्टली माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर नहीं हो सकता। अब वो है तो एनर्जी रिच, एनर्जी है, उसको हमने यूज़ भी करना है। कैसे करेंगे NADH को आप ऑक्सीडाइज करेंगे, अब वो इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट कैरियर्स होते हैं, उनके थ्रू कहाँ पे पहुँचेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब ये भी नहीं होगा कि वो इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के पास चले जाएं, बल्कि क्या होगा, उन्हीं इलेक्ट्रॉन से दोबारा हम ना अगर बनाना चाहें NADH वो पॉसिबल नहीं है। क्यों, साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया तक आते हुए उन्होंने कुछ एनर्जी लूज़ कर दी। जब कुछ एनर्जी लूज़ कर दी है तो इसका मीनिंग क्या हुआ, अब वो दोबारा NADH नहीं बना सकते, कम होगी एनर्जी। हाँ FADH बन सकता है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ये 2 NADH थे ना, दोनों के इलेक्ट्रॉन जो पहुँचे हैं उनसे आपने क्या किया, शाबाश, पहले क्या बना लिया, FADH2 बनाएंगे, और फिर वो FADH2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू तोड़ेंगे, तो एक से क्या है 2 ATPs, तो दोनों से कितने मिल जाएंगे आपको, 4 ATPs। कितने मिल जाएंगे, 4 ATPs। अब देखें ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू जो हम बना रहे थे ना, ये हमने अभी कह दिया वो कौन सा होता है, केमी ऑस्मोसिस वाला प्रोसेस है। अब देखें केमी ऑस्मोसिस वाले ATPs जो है ना, ये कितने, मैं काउंट करने जा रहा हूँ, 4 + 6 10 और 18 28,
प्लस 4 ये कितने हो गए यहाँ पे 32 ATPs, जो कि आपको क्या है केमियोस्मोसिस से मिले। दूसरी तरफ देखें ये 2 ATPs जो थे ना हमने बनाए थे किसके दौरान जी, ग्लाइकोलिसिस के दौरान, किसके थ्रू, सबस्ट्रेट लेवल। फिर इसी तरह से एक वो क्रेब्स साइकिल में स्टेप भी आपने पढ़ा था, वो जिसमें आप ना GTP बनाते हैं फिर ATP, तो एक क्रेब्स साइकिल में एक ATP था, तो ज़ाहिर 2 पायरुवेट के मालिक्यूल हैं, दोनों क्या हैं जब क्रेब्स साइकिल से गुजरेंगे तो क्या होगा, ये 2 ATPs बनाएंगे, कौन से, सबस्ट्रेट लेवल वाले। तो सबस्ट्रेट लेवल वाले कितने हो गए यहाँ पे, 2 वो थे, 2 ये, 4 ATPs। अब देखिए सबस्ट्रेट और केमियोस्मोसिस वाले सब को आप टोटल कर लें तो ये कितना बन जाएगा 36 ATPs, यानी एक ग्लूकोज मालिक्यूल के ब्रेक होने से आपको कितने मिले 36 ATPs मिल गए। मेरे ख्याल में ये बातें देखें कितने ज़्यादा MCQs ये बन सकते हैं, ये सब MCQs की बातें हैं। हाँ आखिरी बात, और इसी पे आज ख़त्म भी करूँगा, देखें ये जितना मैंने माइटोकॉन्ड्रिया का भी जिक्र कर दिया ना, इसका मतलब क्या, ये हम यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले जो ATP जो गेन है हमारे पास, जो हम ATP का नंबर हासिल कर रहे हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान, वो कितना है यूकैरियोटिक सेल में 36। अगर वो प्रोकैरियोटिक सेल का पूछा जाए, अब बेटा देखें एक बात याद रखें, प्रोकैरियोटिक सेल में कोई माइटोकॉन्ड्रिया या माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, जो ग्लाइकोलिसिस में NADH बने हैं पहले वो क्या थे, एंटर नहीं हो पा रहे थे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, आपने उनको सेपरेट किया, इलेक्ट्रॉन लेके वो इलेक्ट्रॉन एंटर किए और उन इलेक्ट्रॉन से पहले आपने FADH बनाया। मेरे ख्याल में ये वाला स्टेप फिर क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं हो सकता, यानी उसमें क्या होंगे, चूँकि माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन नहीं है तो ग्लाइकोलिसिस वाले NADH भी क्या होंगे, डायरेक्टली जो हैं एंटर हो जाएंगे किस में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो ये जो 4 ATPs आपने इन 2 NADH से बनाए थे ना, वो 4 नहीं होंगे, वो कितने हो जाएंगे 6। तो उनका जो नेट गेन होगा वो क्या होगा 38 ATPs होगा। प्रोकैरियोटिक में क्या होगा 38। हाँ अगर ना एनारोबिक का पूछा जाए, चाहे वो प्रो है या यू है, उन दोनों में क्या है वो 2 ATPs ही रहेगा। मेरे ख्याल में आज तक के लिए इतने काफ़ी है, काफ़ी सारी बातें इसमें हमने की हैं। कोशिश कीजिएगा जैसे ये मैंने आपके सामने स्केच किया हुआ है, इसको आप ड्रॉ भी करें, बार बार इसको ना क्रिटिकली देखें, तो उसमें से जब वो पिक करने की कोशिश करें कि क्या क्या ये MCQ की सूरत में आ रहा है। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।